सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना के एक फोरम में सॉवरन एआई वाइट पेपर के रिलीज में शिरकत की है और इसमें चाइना, ब्राज़ील, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड और कजाकिस्तान समेत 8 ममालिक शामिल थे। सॉवरन एआई का मतलब है कि हर मुल्क अपनी एआई टेक्नोलॉजी के साथ डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुद कंट्रोल रखे, यानी किसी दूसरे मुल्क या कंपनी पर मुकम्मल रिलाय ना करना पड़े। आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कौमी क़ुव्वत बन चुकी है। सिक्योरिटी से लेकर मईशत और माशी फैसलों से गवर्नेंस तक सब कुछ एआई से जुड़ता चला जा रहा है। अगर डेटा और सिस्टम्स बाहर से कंट्रोल हों तो ऐसे में सिक्योरिटी खदशात के साथ डेटा लीक के खतरात बढ़ सकते हैं, जिससे कोई भी मुल्क शदीद मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही फरवरी 2026 में इस्लामाबाद एआई डिक्लेरेशन ला चुका है, जिसमें 9 बुनियादी उसूल शामिल हैं, जिसके तहत लोकल एआई डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत शामिल है। और फिर इसी के साथ 2025 में पाकिस्तान ने अपना पहला सॉवरन एआई क्लाउड भी लॉन्च किया है, जिससे मुल्क के अंदर डेटा महफूज रखा जा सकता है। इस सिलसिले में चाइना के साथ ताउन भी एक बहुत ही अहम कदम है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 2025 में तकरीबन 24 MOU साइन हुए, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स शामिल हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ हेल्थ है और स्मार्ट सिटीज़ के अलावा एजुकेशन में फोकस किया जाएगा, जिससे एआई के ज़रिए एग्रीकल्चर में पैदावार बेहतर बनाने और हेल्थ में बीमारियों के बारे में सस्ती डायग्नोसिस मुमकिन हो रही हैं। अगर पाकिस्तान सॉवरन एआई में कामयाब होता है तो आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, जिससे नई जॉब्स पैदा होंगी और डिजिटल मईशत भी मजबूत होगी। एआई मार्केट आलमी सतह पर अरबों डॉलर की है। अगर पाकिस्तान सिर्फ छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर ले तो हमारी मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसमें बड़े चैलेंजेस भी साथ साथ मौजूद हैं। एआई मॉडल्स की कॉस्ट $1 बिलियन तक जा सकती है। इसके अलावा जदीद चिप्स और महंगे GPUs हैं। इसके साथ ही एआई के सेक्टर में एक्सपर्ट्स की कमी भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर इसके साथ साथ मुल्क में बिजली का नाकिस निज़ाम भी इस सेक्टर की तरक्की में एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर है। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 30 ममालिक के पास ही मुकम्मल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुकम्मल कंट्रोल खासा मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स की राय में बेहतर रास्ता यही है कि चाइना जैसे ममालिक से ताउन किया जाए और बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, लेकिन साथ साथ अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाना ज़रूरी है। सॉवरन एआई पाकिस्तान के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मईशत और सिक्योरिटी का मामला है, और अगर सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो पाकिस्तान डिजिटल दुनिया में एक मजबूत हासिल कर सकता है। इस वक्त एआई में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और कितना पाकिस्तान को आगे जाना है और उसका तरीकाकार क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। अमार जाफरी साहब जो CEO हैं एआई सेंटर ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो वाइट पेपर रिलीज़ किया गया है चाइना के एक फोरम में सॉवरन एआई से मुताल्लिक, इसमें पाकिस्तान की अहमियत कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे मजीद मजबूती हासिल कर सकता है, खासतौर पर सॉवरन एआई में? जी बहुत शुक्रिया। मैं बोल टीवी का रियली थैंकफुल फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। देखिए एआई क्या है। एआई वो ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी दुनिया के अंदर आ चुकी है, जैसे बिजली है, पानी है, इंटरनेट है, अब उसका एआई भी एक कंपोनेंट है। बेसिकली एआई इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेकिन अब ये आस्ता आस्ता जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ थी उसको अब ये अब्जॉर्व कर रही है। अच्छा, अब आते हैं इसकी जो आपने रेज इशू किया कि सॉवरन एआई क्या चीज़ है। देखिए, जैसा होता था पहले ज़माने में कि सॉवरन कंट्री है। सॉवरन कंट्री का मतलब क्या है कि ये अपने फैसले खुद करता है। एआई काम करती है, आपने खुद बताया, डाटा की बुनियाद पे। डाटा जो है अगर आपका सही होगा तो एआई आपको सही जवाब देगी, डाटा गलत होगा तो एआई आपको गलत जवाब देगी। उसी डाटे की बुनियाद पे हमारे मॉडल बनते हैं, उसमें हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उससे भी लोगों को जवाब मिलता है और वो चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन ये जो हमारे हैकर्स हैं या जो दूसरे वो लोग हैं जो कि मतलब क्रिमिनल कहलाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है और वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। अभी 2 तरीके से इसका मिसयूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी से पर्सनल एनिमिटी है तो वो उसके डाटे को मतलब एक्सेस करके उसको चेंज कर देगा। तो जब एआई किसी तरीके से भी उसको एक्सेस करेगी तो वो गलत डाटा सामने आएगा। चलें, यहाँ तक तो एक इंडिविजुअल की बात होगी, लेकिन अगर मुल्की लेवल के ऊपर अगर डाटे की सही एहतियात न की जाए तो ये जो एआई की इस्तेमाल के अंदर जिसको हम एआई सिक्योरिटी कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो सिक्योरिटी है वो एक निज़ाम का नाम है। जैसे अगर आपके पास घर में 2000 रुपये तो आप रख लेंगे अलमारी में, अगर 2 लाख रुपए है तो आप फ़ौरन बैंक में जमा कराएंगे।
इस तरह हमें अपने डाटे की एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर 5G के आने से क्या हुआ है कि हमारी चीज़ों में बहुत तेज़ी आ गई है। तो अब ये जो तेज़ी है ये फ़ायदेमंद भी है कि आपको अपने रिस्पॉन्स फ़ौरन मिलेंगे, लेकिन इसमें ख़राबी ये है कि अगर उसके लिए हमारा सिस्टम ऑर्केस्ट्रेट नहीं हुआ हुआ तो उसके रिज़ल्ट्स गलत आने के चांसेस भी मौजूद हैं। ये जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, तो इत्तेफाक से चाइना ने एक कमेटी बनाई है एआई के ऊपर, उसमें दुनिया से उन्होंने 25 लोग लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। उसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड कमेटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी 10 अप्रैल को मैं दोबारा जा रहा हूँ, उसकी मीटिंग्स होती हैं। उनका एक इदारा है WIC, वो ये चाइना गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ दुनिया से बेशुमार लोग आते हैं और यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जो एआई का इस्तेमाल अभी आपने फरमाया मेडिकल साइंसेज में बढ़ रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज जो है ये आ रही है, इसकी ऑब्ज़र्व करने में बढ़ रहा है। अब ये जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग्स हैं, इवन जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरा एआई वीक बनाया था, उसमें हमने पूरे एक हफ्ते शिरकत की उसके अंदर। उसके बाद सॉवरेन एआई के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी बन चुकी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी एक चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो ये है कि तमाम इदारे मिलकर काम करें। आइसोलेशन में काम होगा तो वो जो उसका एक नेशनल इम्पैक्ट आना होता है वो उसके लिए ज़रा मुश्किल पेश आती है। अब हम थोड़ा सा इस बात पे आते हैं समझाने के लिए आपके सुनने वालों को। जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल निकलता है समंदर से या कहीं से भी ज़मीन से, तो वो मतलब उसमें बेशुमार चीज़ें मिली होती हैं, तो आप उसको रिफाइनरी में लेके जाते हैं। रिफाइनरी में सफाई होती है और आपको ऑयल मिल जाता है या उसमें जो गैस वगैरह मिल जाती है आपको। बिल्कुल इसी तरह एआई जो है वो डाटे की रिफाइनरी है। जितने अच्छे एआई के प्रॉम्प्ट लिखे होंगे, जितने उसके ऊपर रिसर्च हुई होगी, LLMs कहते हैं, अब तो इसके अंदर SLM भी आ गए हैं इसके अंदर, उतनी ही एआई जो है वो बेहतर तरीके से आपको रिज़ल्ट शो करेगी। इस वक्त एआई की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है, चाहे वो आपकी डिप्लोमेसी है, चाहे वो आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो हैं, तो इसको मैं ही समझता हूँ कि जो उसकी सॉवरेनिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे क्लाउड और ये सब सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर हो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारा जो क्लाउड है या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाहर होस्टेड हो और हम उसको इस्तेमाल अपने मुल्क में करें। तो जिस तरह ये आपको पता है कि जो तारें समंदर में फैली होती हैं वो बाद दफ़ा उसको कट हो जाती हैं किसी वजह से, तो निज़ाम रुक जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने एआई की सॉवरेनिटी के बारे में इंश्योर होना है तो हमें सबसे पहले अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी यूथ को ट्रेन करना है। पाकिस्तान की बहुत डायनामिक यूथ है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ, और वो बिल्कुल एडमेंट हैं, तैयार हैं सब चीज़ें सीखने के लिए। मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सूबाई लेवल पे, मरकज़ी लेवल पे बेशुमार तरीक़ों के साथ अपनी यूथ को प्रोग्राम में उनके आ रहे हैं तेज़ी के साथ, उसको इंटर्नशिप दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सकें। तो हमारे साहब जो एआई सेंटर ऑफ पाकिस्तान है इसमें इसका क्या रोल है, और जो सॉवरन एआई का हुसूल है ये ज़ाहिर ज़रूरी तो बहुत है, पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत कितनी है और पाकिस्तान अभी इसके हुसूल से कितना दूर है, कितना अर्सा लगेगा पाकिस्तान को फुली कमांड हासिल करने में? जी अच्छा, इसमें आपके सवाल का मैं क्विक जवाब ये दूँगा कि 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन है पाकिस्तान के अंदर उसकी रैंकिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है हमें फास्ट ट्रैक पे तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है ताकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम तेज़ी से अब्जॉर्व कर सकें। इसको अब्जॉर्व करने के लिए जो एफ़र्ट चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं उनको हम डिमांड ड्रिवन फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएँ। इत्तेफाक से जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो किताबों में पे बेस करता है, लेकिन इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो हैंड्स ऑन स्किल्स की है। इसमें सर्टिफिकेशन आ चुकी हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब वो देखना पड़ता है कि उनके लाइसेंसेस हमारे पास हों, लीगल चीज़ें हमारे पास हों, ताकि उसमें जो एहतियात बरती जाए जब आप उसको एक्सेस करें इंफॉर्मेशन को, तो जो कहते हैं ना मैन द मिडल अटैक, वो ना आ जाए उसके अंदर। और ये जो एहतियातें हैं ये हर लेवल पे लगानी पड़ेंगी। जब एक इंडिविजुअल इस्तेमाल करेगा वो भी, जब इदारा इस्तेमाल करेगा वो भी, जब कई इदारे मिलकर
किसी चीज़ को पेश करेंगे तो वो भी। ये जो एआई के ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग अब होने जा रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने डाटे को प्योरीफाई करें, जैसे मैंने बताया, लेकिन उससे पहले कहीं ज़रूरी है डाटा कलेक्शन। हमारी ये जो एसडीजीज की रैंकिंग में थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है, नीचे आ रही है रैंकिंग, वो इसलिए आ रही है कि डाटा तो मौजूद है लेकिन वो फीड नहीं हो रहा। तो जब वो डाटा अपने डाटा सेट्स के अंदर जाएगा, मुतल्लिका इदारों के अंदर, उस पे जब क्वेरीज होंगी, एआई उसको इस्तेमाल करेगी, तो इंशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन की रैंकिंग है ये भी बेहतर होगी। मीडिया का बड़ा अहम रोल है इसके ऊपर, क्योंकि जब मीडिया लोगों को गाइड करेगा कि आप ये काम इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, तो फिर वो उसी तरतीब से होगा। इसमें मैं आपके सवाल के जवाब में आखिरी बात ही करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के तमाम इदारों को मिलकर एआई सेंटर जो है वो बेसिकली तमाम उन इदारों को जमा कर रहा है अपनी एक जगह, जो कुछ काम कर रहे हैं। ये वो काम है कि हर इदारा ये काम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल हंडिया वाली बात है। उसमें कई कंपोनेंट मिल के काम करेंगे और एक तरतीब से काम करेंगे, तभी जाके आपकी जो हंडिया है वो एक बेहतर हंडिया के तौर पे पकेगी। एआई की जो सॉवरेनिटी है उसको हमें लिंक करना पड़ेगा अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ। आपने देखा पिछले दिनों के अंदर जितने भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हुकूमत पाकिस्तान के, उसके पीछे हमारी उन इदारों की जो परफॉर्मेंस है कि जिन्होंने एक्सेस कर लिया। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मौजूदा हालात के अंदर भी लोग पाकिस्तान पर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन अब उतनी ही जितनी हमारे पर रिलायंस बढ़ रही है, उतनी हमें मेहनत से काम करके अपने इदारों को, अपने डाटा सेंटर्स को, अपने क्लाउड सर्वर्स को, अपने सिक्योरिटी, जैसे हमारी नेशनल सर्ट है, पीटीए है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सब मिलके इकट्ठे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमारा डाटा महफूज होगा, उसका जो इस्तेमाल है एआई के ज़रिए वो महफूज होगा, और इस पूरे निज़ाम को हम कह सकते हैं वेरी प्राउडली एज ए प्राउड नेशन कि जी हमारी जो एआई सॉवरेनिटी है वो अब इस काबिल है कि जिस तरह बाकी आपकी फिजिकल जो बॉर्डर्स हैं उसकी हिफाजत करने के लिए इदारे मौजूद हैं, तो एआई सॉवरेनिटी के लिए भी इस तरह मिल के काम होना चाहिए। तो हमारे साहब, ये जो अभी आपने रैंकिंग का जिक्र किया उसमें हम कुछ 2025 में नीचे रहे, तो हम जब ऑर्गेनाइज कमेटी का भी हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ दुनिया के 25 ही ममालिक शामिल हैं, तो उसमें शामिल रहने के क्या क्या फ़वाइद पाकिस्तान को इस सिलसिले में मिल सकते हैं? हमारी रैंकिंग इसके नतीजे में कैसे बेहतर हो सकती है, और इसका मैंडेट या पर्पस क्या है इस कमेटी का? यानी जिन 25 ममालिक की नुमाइंदगी है वहाँ पर एआई फ़रोग़ पा रहा है इस वक्त, वो तरक्की की जानिब? जी उन्होंने जो इन 25 ममालिक को लिया उसमें बहुत एडवांस कंट्रीज़ भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी हैं। तो जब वो टेबल पर बैठते हैं तो वो एडवांस कंट्री से चीज़ें सीखी जाती हैं, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, देखिए ये ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। उनका एक इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ, उसके अंदर ये जो साउथ कंट्रीज़ हैं ये मिल के अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं। अब वो ज़माने गए कि जब एक कोने में प्रॉब्लम है तो बाकी कोनों को पता ही नहीं है, लेकिन अब तो यूँ समझने इस वक्त हालात ये हैं पूरी दुनिया के कि चाहे हमारी ट्रेड हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारा डिफेंस हो, वो सब का सब जो है उसकी बुनियाद अब डाटे पे चली गई है। जितनी भी बड़े लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो रही है उसकी जो बुनियाद है वो डाटा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाटे को करेक्ट रखना, प्योरीफाई रखना, उसकी जो उसकी मतलब उसमें जो रुकावटें हैं उसको एक्सेस करने में किसी वजह से, साइबर सिक्योरिटी की वजह से या सिस्टम की वजह से या स्लोड इंटरनेट की वजह से, हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट अभी भी उतना फाल नहीं है जितना बड़े शहरों के अंदर है। इन तमाम शॉर्ट कमिंग्स को दूर रखना, और जो रैंकिंग की आपने बात की है, रैंकिंग हमेशा होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद। हमें समझना पड़ेगा कि रैंकिंग के कोई डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को समझना, फिर उनके ऊपर एनालाइज करना, जहाँ जहाँ आपकी रैंकिंग डाउन जा रही है उसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आगे चलने से मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह हमने बाकी शोबों के अंदर तरक्की की है तेज़ी के साथ, लेकिन इसमें एक बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर इदारे जो मुतल्लिका हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज देना, ताकि वो, क्योंकि मैं ये अब जब कट वाला देखता हूँ तो मैं डरता हूँ कि ज़रूर कट लगे, लेकिन उन चीज़ों पे लगे जहाँ पर अगर कोई कमी है तो वो ज़रा बात बेहतर हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जैसे कोई डिफेंस की चीज़ें, इट्स ए डिफेंस नाउ, फ्रैंक स्पीकिंग,
एआई की हिफाजत करना, उसके सॉवरेन एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाना, ये एक वाइटल रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर हमें सबको, बल्कि मैं कहूँगा लोग वॉलंटियर करें जो इस काबिल हैं, कि जिनके पास इल्म है या जिनके पास रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं। फैज़ाबाद यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और वो बजाय इसके कोई आसान टॉपिक चुने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, उनको आगे आना चाहिए और मिल के हुकूमत की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर जाफरी साहब CEO AI सेंटर पर मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा ही मनफी असर पड़ा है। इस मार्केट को शदीद इन हालात ने मुतासर किया एक वक्त में जो मार्केट 2 लाख के इंडेक्स की तरफ बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर रही थी, अब 150s की रेंज में आकर ऐसा लगता है कि फंस गई है। और जब भी हफ्ते का आगाज़ होता है और मंडे आता है तो उस दिन एक बड़ा डिप मार्केट में यकीनी हो जाता है। पिछले 5-6 हफ्तों से तो यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस दौरान 15-15, 16-16 हज़ार के डिप्स भी आए और इस बार भी हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट हुई, हफ्ता शुरू हुआ तो 3% मार्केट डाउन हुई और अब ऑलमोस्ट हर हफ्ते की यही कहानी है। अब हालात अगर ये थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करते हैं या इस जो जंग की शिद्दत है इसमें फौरी तौर पर कमी नहीं आती तो स्टॉक मार्केट आगे कैसे बढ़ेगी? क्या यही इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू थी? चूँकि जब बहुत तेज़ी के साथ मार्केट हायर नंबर्स की तरफ जा रही थी तो एक परसेप्शन ये भी सामने आता है हमेशा कि जी ये एक बबल है और इसको एक ब्लास्ट होना है एक मौके पर जाकर। और अब हम जब 40-45 हज़ार पॉइंट्स का कट 1 से 1.5 महीने के अंदर देखते हैं तो कुछ उस परसेप्शन की तरफ एक टिल्ट भी नज़र आता है। तो अब ये सूरत हाल आगे क्या होगी और इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है? वॉल्यूम भी क्या मार्केट का डाउन हो रहा है? इन्वेस्टमेंट आगे कैसे बढ़ेगी? इन्वेस्टर्स का एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हम पिछले 5-6 हफ्तों से देख रहे हैं कि जैसे ही मंडे आता है, वीक शुरू होता है और उस दिन जैसे शेकी हो जाता है कॉन्फिडेंस सारे इन्वेस्टर्स का और एकदम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हम इंडेक्स में भी देखते हैं। शायद वॉल्यूम भी बहुत बड़ी हद तक निकल जाता हो। तो ये सूरत हाल क्यों तवातुर के साथ पेश आ रही है? बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि पिछले 5-6 हफ्तों से जो मंडे का दिन है वो मार्केट के लिए बहुत ही बदतरीन दिन रहा है। हमने ये देखा है कि अगर हम पिछले 1-1.5 महीने से स्टार्ट करें तो 2 मार्च को हमने देखा था जब हम पहले दिन वापस आए थे, जब उन्होंने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया था तो उस दिन सारे मार्केट ने अपना सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा था, 15-16 हज़ार पॉइंट डाउन थी। फिर 9 मार्च को हमने सेम चीज़ देखी कि जी मार्केट 6-7% डाउन हुई थी। तो ये आई थिंक मंडे का जो सिलसिला है ये मार्केट के लिए काफ़ी अनलकी रहा है काफ़ी दिनों से। ऑफ कोर्स इसकी जो वजूहत वो यही हैं कि जी जो ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स मिलते हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर फिर जब मंडे मॉर्निंग को लोग जब आते हैं तो वहाँ पे जनरली एक रिस्क ऑफ का सेंटिमेंट होता है। आप रिकॉल करें कि इवन जब हम ईद के बाद जो हमारी छुट्टी थी मंडे को, तो उस टाइम भी ट्रम्प साहब ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था 48 घंटे का। आई थिंक मार्केट के लिए एक बहुत बुरा दिन होता, मगर हमारी आई थिंक किस्मत थी उस दिन छुट्टी, और जब हम मंगल के दिन सुबह आए तो उस टाइम पे एक और ट्वीट आ चुकी थी कि जी जो 48 घंटे का जो डेडलाइन है वो हमने 5 दिन के लिए आगे कर दिए। तो आई थिंक मार्केट ने उस दिन रिकवर कर ली थी। सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स आते हैं और जो मार्केट झूले लेती है अप एंड डाउन उन ट्वीट्स के ऊपर, अब मार्केट्स पे भी थोड़ा सा असर जो है उन स्टेटमेंट्स का कम होता जा रहा है। और आई थिंक जो मार्केट के जो पार्टी कंक्लूजन पे पहुंचते जा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो जंगी सूरत हाल है, इससे ज़ाहिर इसकी रेजोल्यूशन या इसमें से निकलना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आई थिंक वो भी आई थिंक मार्केट्स के लिए एक वरीइंग साइन है कि जी अब जो स्टेटमेंट्स की जो इफेक्टिवनेस है कि जी अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता भी है तो मार्केट उसको डिसरिगार्ड कर रही है। सही। तो मुस्तफ़ा भी अब इसकी रिकवरी के लिए क्या करना होगा? कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है मार्केट की तरफ से, या फिर हालात का ही इंतज़ार करना होगा कि जब ये जंग वाला मामला थोड़ा स्लो डाउन होगा, चीज़ें रूटीन की जानिब जाएंगी, तभी ये मार्केट ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में आएगी?
जी बिल्कुल, आई थिंक देखें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हमेशा से वीकनेस वो कमोडिटी प्राइसेस ही रही है। तो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो हमारे लिए बड़े मायने रखती हैं। हमारे सारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $16 अरब के हैं, जो ज़्यादा हमें बफर नहीं देते कि हम एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस को बर्दाश्त कर सकें। तो इसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है वो महंगाई पे आपको नज़र आएगा, फिर आपको एक्सटर्नल अकाउंट पे आपको नज़र आएगा, और फिर आपको ज़ाहिर है शरह सूद में भी नज़र आया आगे जो पाकिस्तान जो है दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज हमारा मोर देन 90% जो हमारा तेल है और जो हमारी LNG है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है। तो इसका बंद होना हमारे लिए तो एक बहुत एक्सट्रीम इवेंट है। और हमें पता है कि जी कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, तो हमारी LNG अब नहीं आएगी। तो आपको अब जो आपके जो LNG प्लांट्स लगे हुए हैं जो अराउंड 20% आपकी बिजली पैदावार करते हैं, तो वो अब बंद होंगे। जो आपकी जो इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं, तो इम्पोर्टेड कोल की भी जो सप्लाई है वो भी हो सकता है कि कुछ मुतासर हो। तो फिर ये हो सकता है कि आपको या तो लोड शेडिंग करनी पड़े, या आपके जो फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं जो महंगी बिजली बनाते हैं आपको वो चलाने पड़ें। तो उससे ज़ाहिर बिजली के रेट्स पे भी शायद इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है एक यूनिक सिचुएशन में है। एंड आई थिंक जो स्ट्रैटेजी आपने बात करी कि क्या हो सकती है, देखिए मार्केट लेवल पे तो स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी बना सकते हैं, मगर एक कंट्री लेवल पे हमें एक स्ट्रैटेजी ज़रूर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन रोल का अदा करने की कोशिश कर रहा है, और वो इस सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे ये जो कोशिशें ये कामयाब हों, मगर ज़ाहिर है अभी तक जो नज़र आ रहा है कि सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। और मुस्तफ़ा साहब, जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जिस तरह कॉन्फिडेंस इस पूरी सूरत हाल में कम हुआ है, या अगर फाइनेंस निकालने की थोड़ी सी कोशिश उन्होंने की है, तो अब उनका वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे तब्दील होगा? वो भी हालात के ही साथ साथ होगा, या उसके लिए भी कोई एफ़र्ट्स पाकिस्तान को, स्टॉक मार्केट को, या कुछ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स को करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, देखें आई थिंक जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो ध्यान है ना, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर जो नेट सेलिंग मार्केट में कर रहा है वो पिछले अब काफ़ी टाइम से कर रहा है। तो इवन बिफोर ये कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टर जो है जो जनरली पाकिस्तान के अंदर नेट सेलर रहा है हमारी एक्विटी मार्केट से। तो देखें विद रिगार्ड्स टू कि जी फॉरेन इन्वेस्टर वापस कब आए, अभी तो आई थिंक ज़्यादा जो बड़ा इशू है, बिकॉज अगर आप आज की मार्केट की मंदी में देखें या पिछले 2-3 दिन की मंदी जो देखें, तो वो जनरली लोकल इन्वेस्टर्स की सेलिंग से आ रही है, रादर देन कि जी फॉरेन इन्वेस्टर उसको ड्राइव कर रहा हो। तो पहले तो हमने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो आपने पहले लोकल इन्वेस्टर को देनी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इसके अंदर जो मार्केट लेवल पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल है, बिकॉज जो तो असरात हैं कि जी अगर डॉलर या तेल जो है अगर $150 पर बैरल है, तो उसका जो इम्पैक्ट है एक्सटर्नल अकाउंट पे, महंगाई पे, शरह सूद पे, जो कंपनीज की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, जो कंपनी के सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं मार्केट लेवल पे चीज़ें करना मुश्किल है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ ऑफन टाइम्स इस तरह के भी तज्ज़िए आते हैं कि जी मार्केट को हम फ्रीज़ कर दें या बंद कर दें। वो हमने ज़ाहिर देखा है कि जी 2008 में भी हमने मार्केट को बंद कर दिया था 90 दिन के लिए, जब हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और मार्केट जो है काफ़ी उससे मुतासिर हुई थी। मगर उसका हमने यही देखा था कि उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट पे और कॉन्फिडेंस पे फिर बहुत सालों तक रहा था। तो आई थिंक उस तरह की जो मेजर्स हैं आई थिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मार्केट को आप फुली ओपन रखें, फुली फंक्शनिंग रखें, और जो नेचुरल प्राइस डिस्कवरी है आप उसको आने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मौजू पर बात करें।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ $1.2 बिलियन के नए कर्ज पर स्टाफ लेवल मुआहदा बिलाखिर हासिल कर लिया है। ये रकम 2 हिस्सों में पाकिस्तान को मिलेगी। $1 बिलियन EFF और 210 मिलियन RSF की मद में मिलेगी। लेकिन ये रकम एक अहम शर्त से जुड़ी हुई है। FBR को अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस से 322 अरब रुपए लाजमी वसूल करना होंगे। ये शर्त इसलिए IMF की जानिब से रखी गई है क्योंकि FBR अपनी ओवरऑल कारकर्दगी में काफ़ी पीछे रहा है। पहले 8 माह में 640 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है। खास तौर पर बिजली के साथ तेल और गैस सेक्टर से टैक्स बहुत कम आया है। हुकूमत ने इस कमी को पेट्रोलियम लेवी और दीगर जराए से पूरा किया, मगर इससे IMF मुतमईन नजर नहीं आ रहा। IMF अब पाकिस्तान से सख्त माली डिसिप्लिन चाहता है। सबसे अहम हदफ प्राइमरी सरप्लस है, जो फिस्कल ईयर 2026 में 1.6% GDP और फिस्कल ईयर में 2027 में 2% GDP रखा गया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को कर्ज के इंटरेस्ट के अलावा अपने अखराजात से ज़्यादा आमदन पैदा करनी होगी। टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स अब खास हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं, इसलिए हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो FBR के कानूनी निज़ाम को बेहतर करेगी। ख़ास तौर पर अदालतों में लंबे मुकदमात के अलावा ताख़ीर और कमज़ोर फॉलोअप जैसे मसाइल को हल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है, जिससे पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल मुतासर हो सकता है, खासा ऊपर जा सकता है। IMF ने इस सिलसिले में भी खबरदार किया है कि अगर हालात ख़राब हुए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। अब हुकूमत का दावा है कि हालात किसी हद तक काबू में हैं। अंदाज़ा है कि माशी तरक्की 4% हो सकती है, महंगाई महदूद रहेगी और करंट अकाउंट खसारा $2 बिलियन के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये अंदाजे आलमी हालात से जुड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत अब ज़्यादातर टैक्स वसूली और रिफॉर्म्स पर खड़ी है। अगर 322 अरब रुपए की वसूली वक्त पर ना हुई तो IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हो सकती है और उससे फिर बैरूनी फाइनेंसिंग पर भी दबाव बढ़ेगा और माशी हालात मज़ीद हो सकते हैं। अब इन हालात में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, पॉलिसीज़ कौन सी ज़रूरी होंगी और ये जो शॉर्टफॉल है इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। आबिद सुलैही साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो शराइत इस वक्त IMF ने आयद की हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, नई ट्रांच भी आ जाएगी, लेकिन इस प्रोग्राम पर चलना इन हालात में पाकिस्तान के लिए अभी कितना मुश्किल होता जा रहा है? यकीनी तौर पे ये प्रोग्राम के खदोखाल हैं। अभी जो एक्सटेंडेड जो MEF दिया गया है हुकूमत को, वो अगले माली साल के बजट का खाका भी है। अगले माली साल का बजट जो है वो कैसा होगा। अब अगर हमें प्राइमरी सरप्लस चाहिए तो या तो हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा या अपने अखराजात कम करने होंगे। और अखराजात में कटौती की जब भी बात आती है तो हमें पता है कि उसमें जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके अखराजात कम होंगे। इसी तरीके से सूबाई सरप्लस उसको इंश्योर करना होगा और सूबों के अखराजात जो है उनमें भी कमी लेके आना होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो शायद एक थॉर्नी इशू बन सकता है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं और हुकूमत उसका पूरा इम्पैक्ट पास ऑन अगर नहीं करना चाहती तो फिर उसको लामहाना तौर पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में से कुछ जो है वो कटौती करना होगी। तो वहाँ पे भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो आ सकता है और उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने के लिए भी दोबारा आपको अखराजात जो है वो कम करना पड़ेंगे। तो ये एक टाइट रोप है जो कि अगले 4 माह में पाकिस्तान को जिस पे चलना होगा। इसी में अपना आइंदा आने वाला माली साल का बजट भी बनाना है, इसी में अखराजात जो है उनको भी मैक्सिमम कमी करनी है और इसी में अपने रेवेन्यू जो है उसको बेहतर बनाने की तरफ भी कोशिश करनी है। और ये जहन में रखते हुए कि ऑयल एंड गैस पे जो ड्यूटीज थी, ऑयल एंड गैस पे जो लेवी थी, वो शायद बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्स नहीं रहेगा रेवेन्यू का अगर तेल की कीमतें $120 पर बैरल से बढ़ गई। आबिद साहब, ये रेवेन्यू जो बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, इसमें तरीक़ेकार क्या होगा? चूँकि कोई ऐसे रिफॉर्म्स तो हमें नज़र नहीं आए, कोई टैक्स नेट टैक्स बेस को तो बढ़ाया नहीं गया, टैक्स रेट के को क्या एक बार फिर बढ़ाया जाएगा? जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर फिर ये मज़ीद दबाव हो जाएगा? तो ये लिटिगेशन वाले केसेस जो है इनमें कुछ कामयाबी होती है तो यहाँ से इस माली साल के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। इसी तरह से सूबाई सरप्लस जो है वहाँ से कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। हमने देखा कि हुकूमत पहले ही वफाकी लेवल पर PSDP में कटौती का ऐलान कर चुकी है और ऑस्टेरिटी मेयर्स या अगर वहाँ पे कैपेक्स पे कुछ पाबंदी लगती है तो ये छोटे मोटे जो है बिट्स एंड पीसेस में इस माली साल की हद तक तो शायद कुछ गुजारा चल जाए। उसके बाद जो अगला बजट है
वहाँ पे IMF के साथ दोबारा से एक मुज़ाकरात जो है वो करना होंगे। जंग का जो इम्पैक्ट है वो भी ध्यान में रखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसके हिसाब से कहाँ पे रेवेन्यू जो है उसकी शॉर्टफॉल आती है या कहाँ पे इजाफी अखराजात करना पड़ते हैं। तो जो अगला बजट होगा वो हुकूमत के मुज़ाकरात का एक इम्तहान होगा। जो मौजूदा साल है इसमें एक और जो खुशकिस्मती रही है कि सैलाब पे जो खर्च करने थे, पंजाब में जो सैलाब आया था, खुशकिस्मती से वो बहुत ज़्यादा उसने इम्पैक्ट नहीं किया, ना तो GDP की ग्रोथ पे और ना उस पर एक्सपेंडिचर पे। तो वहाँ भी हुकूमत के पास कुछ कुशन मौजूद है जिसको हुकूमत इस्तेमाल में ले सकती है। तो ये वाला जो होगा प्रोग्राम इस 5 साल की हद तक वो तो शायद निकल जाएगा। अगला जो प्रोग्राम है उसके मुज़ाकरात बहरहाल एक मुश्किल मरहला होगा। और आबिद साहब, ये डेवलपमेंट फ़ंड में अगर अभी मज़ीद कमी की जाती है तो फिर इससे जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मुतासर हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी सब्सिडी की मद में कोई 100 अरब तो इसी मौके पे कटौती की जा चुकी है। अगर अगले बजट में इसको मज़ीद नीचे लेके जाते हैं तो उससे फिर जो रूटीन के मामलात हैं वो तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे? कि वो पूरी दुनिया के साथ है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और वो जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो हर जगह पे उनमें एरवीएन की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने की तरफ इशारा हो रहा है। अभी जो एक और बड़ा बहरान जिसको फोर्सी किया जा रहा है वो खाद का आएगा, क्योंकि खाद के लिए कुदरती गैस बहुत ज़रूरी है और अगर LNG आपकी नहीं आती है तो फिर गैस का एक इशू आएगा कि क्या वो फर्टिलाइजर कंपनीज को देना है या वो पावर प्लांट्स को देना है या डोमेस्टिक कंज्यूमर को देना है। तो ये बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं जो कि अगले माली साल में जिनका हुकूमत को सामना होगा और उसी हिसाब से ये नंबर्स और बाकी चीज़ें जो है वो तय की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सुलैरी साहब एग्जीक्यूटिव राय हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।